जय हिंद स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। बच्चों, आज की क्लास में हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले नर्सिंग असिस्टेंट के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में तो दे के रखा है, क्या दे के रखा है? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेग और त्वरण, जो कि आपको पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे नेवी मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनको क्या ये पढ़ना है? जी हाँ, पढ़ना है। कौन से टॉपिक में आता है? काइनेमेटिक्स करके आपको दिया है। तीसरे नंबर पर अगर आपने सिलेबस देखा होगा साइंस वाला, तो साइंस वाले सिलेबस में आपको काइनेमेटिक्स करके दिया है। तो काइनेमेटिक्स में आपको स्पीड, वेलोसिटी, वेग, त्वरण, गति की समीकरणें, मोशन यानी कि गति, ये सब पढ़ना है। हिंदी में उसे हम गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे एसएस नेवी की एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उनको भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। और जो बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट वाले हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है ये आपका नेवी वालों के लिए, जो नेवी की एग्जाम देना चाहते हैं। और जो नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सिलेबस में दिया ही है ना? काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, गति की, वो वाला चैप्टर ये आपका है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से दूरी के विषय में कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए। निम्न में से दूरी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्टेंस? दूरी सदैव धनात्मक होती है क्या? दूरी केवल परिणाम व्यक्त करती है क्या? दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता है क्या? या सभी के सभी सही हैं? तो दूरी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आंसर आना चाहिए? सभी आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे अपना आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बेटा, सभी के सभी। कैसे मैडम, कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम दूरी देख लेते हैं कि दूरी एक्चुअली में होती क्या है। पहले डेफिनेशन याद होना चाहिए हर चीज की। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस। अगर आप अपनी जगह से हिल रहे हो, यानी कि आप में या वस्तु में मोशन हो रहा, गति कर रही है, तो पक्का कुछ ना कुछ दूरी उसके द्वारा चली जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी अगर वस्तु आपकी मोशन में। डिस्टेंस जीरो तभी होती है जब आपकी वस्तु क्या है? चुपचाप खड़ी है, बैठी है, स्टेबल है, स्थिर है, तभी वस्तु की दूरी जीरो हो सकती है। अगर वस्तु गतिमान है तो दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। जी हाँ, आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आ गई बात समझ में? तो दूरी होती क्या है? कुछ नहीं, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग। कितनी लंबाई, कितनी दूरी उसने चली, कितना पथ उसने चला। यहाँ से अगर मैं यहाँ हिली हूँ तो मैंने कितना चला है, कितने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर चला, वो उसकी दूरी होती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूरी की परिभाषा है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो कुछ ना कुछ जो है मार्ग उसके द्वारा, पथ वो ट्रेवल करेगी, और जितना पथ वो ट्रेवल करेगी, मार्ग वो चलेगी, वही उसकी दूरी होगी। कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो अगर मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं इस पेड़ के पास गई तो मैं 2 मीटर चली। इस पेड़ से वापस मैं यहाँ एक बकेट उठाने गई तो मैं 1 मीटर चली, या सेंटीमीटर बोल दो, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, 1 मीटर चली। इस बाल्टी से फिर मैं इस बाल्टी को लेके घर गई, 3 मीटर चली, तो मैंने कितनी दूरी तय कर ली? मनोहर, ज्यादा कट ऑफ देखो, मैं बता दूं तुम लोगों को कि जो नेवी मेडिकल असिस्टेंट है ना, उसका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पिछली बार से ही एग्जाम स्टार्ट हुए हैं और बहुत शॉर्टेज है, मेडिकल असिस्टेंट की शॉर्टेज है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ी मेहनत करके फॉर्म भर लो, चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और 2025 और 26 दोनों की भर्ती एक साथ आई है, इसका मतलब कि वैकेंसी ही वैकेंसी है। ठीक है, तो इसीलिए चलो अब क्वेश्चन का आंसर नहीं, इधर ध्यान दो। तो मैंने कितनी दूरी चली, मैं कितना चली? 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर, तो मेरी दूरी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हर एक चीज की आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एक चीज पता होनी चाहिए, डेफिनेशन याद करना है, परिभाषाएं पता होनी चाहिए, एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये पता होना चाहिए। चलिए, तो
ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट लंबाई की ऐसा यूनिट, क्योंकि दूरी क्या है, तुम लंबाई चल रहे हो तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर होगी। सीजीएस यूनिट पूछे तो सीजीएस यूनिट में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है, तुम किधर भी जाओ कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको दूरी चलने के लिए कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। ऐसा यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट बोले तो सेंटीमीटर है, और दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर वस्तु गति कर रही है तो तुम खुद सोचो, क्या दूरी जीरो हो सकती है? नहीं। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होती है, ना ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक की तो बात ही नहीं है, नेगेटिव नहीं होती है और ना ही जीरो होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दूरी के बारे में? आ गई हो तो इस क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार करते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। जी हाँ, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होती है। दूरी केवल परिणाम व्यक्त करती है, दिशा नहीं। ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ परिमाण यानी कि वैल्यू चाहिए होती है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो जी हाँ, ये एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता, ना ही ऋणात्मक हो सकता है। तो सभी के सभी क्या होंगे? आपके राइट आंसर यहाँ पर होंगे। ठीक है, चलो ये तो दूरी की बात हो गई। अब विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन से क्या मतलब है? तो विस्थापन की परिभाषा अगर हम पढ़ें तो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट। आपने जहां से चलना शुरू किया था और जहां पर आपने अपनी यात्रा खत्म करी, उन दोनों बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, कम से कम दूरी। जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं आप, इस डायग्राम को अगर हम फिर से ट्राई करें तो मैंने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ए से मैं पॉइंट बी पे गई, बी से मैं सी पे गई, सी से मैं डी पे गई, डी से मैं ई पे गई और ई से मैं एफ पे गई। अब यहाँ पर अगर मैं दूरी पूछूं तो दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक आने में तुमने कितना रास्ता तय करा वो आपकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी क्या होगी? 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर, तो टोटल आपकी दूरी कितनी हो जाएगी? 14 मीटर हो जाएगी। दूरी को विस्थापन नहीं कहते हैं, है ना? दूरी विस्थापन नहीं है, तुम दूरी को विस्थापन मत बोलो। दूरी अलग चीज है, वो बिना दिशा वाली है, और विस्थापन आपका चली गई दूरी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विस्थापन होता है। विस्थापन हम दिशा मान के चलते हैं। अब देखो, तुम बोल रहे हो कि दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे तो दूरी 14 आ रही है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी 14 होना चाहिए। नहीं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कम से कम दूरी कौन सी तुमने चली है? अगर इस रास्ते से भी जाओगे तो भी लंबी हो जाएगी, इस रास्ते से जाओगे तो भी बहुत सारी दूरी हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आपकी 2 मीटर यानी कि ए से एफ के बीच में। देखो ये पूरा 3 है और ये आपका 1 है, तो 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये 2 आती है, तो ये 2 आ जाएगी। इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। विस्थापन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी, मिनिमम दूरी होना चाहिए, कम से कम दूरी होना चाहिए, वो आपका विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की परिभाषा हो गई। जिसको समझ में नहीं आ रही हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो समझा दूंगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखो एक एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर करा। चलिए इससे पहले इसको बाद में देखें क्वेश्चन की हेल्प से। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की क्या है? विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? तो ये भी एक तरह से हमने मार्ग तय करा है, एक लंबाई तय करी है।
हमने एक लंबाई तय करी है, तो जो लंबाई तय करी है तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई का एसआई यूनिट मीटर होता है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे तुम्हारी डिस्टेंस हो, विस्थापन हो चाहे दूरी हो, दोनों की एसआई यूनिट सेम होगी, मीटर ही रहेगी मैडम। वेक्टर क्वांटिटी है क्या, सदिश राशि है, जी हाँ है। इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। अगर तुम मान लो इस दिशा में जा रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो, तुमने इसको धनात्मक दिशा मानी है और तुम विपरीत दिशा में जाओगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में दिशा की आवश्यकता होती है, इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये एक सदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। कैसे, ये हम देखेंगे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कुछ नहीं है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, मतलब हम उसकी गणना करते टाइम उसमें हम दिशा को भी लेकर चलते हैं कि अगर तुमने दिशा चेंज कर दी तो गणना भी परिवर्तित हो जाएगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में तुम गणना करो, तुम्हें दिशा से कोई मतलब नहीं। जैसे कि तुम दूरी चलते हो तो दूरी में तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम ऊपर जाओ नीचे जाओ किधर भी जाओ, उसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने दिशा बदल दी तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का मान भी बदल जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें होती है। एसआई यूनिट दोनों की सेम है, ठीक है। और ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आगे बताऊंगी कैसे। और वो सिर्फ 0 नहीं हो सकती, अगर गति कर रही है वस्तु तो दूरी 0 नहीं होगी, धनात्मक ही रहती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ठीक। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे शो करते हैं, ये वाले एरो से। मान लो तुम वेग लिख रहे हो तो ये ऐसे शो करते हैं, ऐसे दिखाते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे मैडम 0 होगी और कैसे पॉजिटिव होता है डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव कैसे होता है। देखो बेटा, अगर तुमने किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया तो तुम बी पॉइंट पर पहुंच गए, ए से बी पर गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी पर आप गए तो आपने कितना विस्थापन चला, तो आप कहोगे मैडम 2 मीटर का हमने डिस्प्लेसमेंट चला, विस्थापन चला। लेकिन तुम फिर से बी से ए पे आ गए, तुम फिर से बी से ए पे आ गए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी। तो तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वापस वहीं पर आ गए, वापस वहीं पर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आपका 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, घूम फिर के वापस वहीं आ गए, यहाँ से चलना शुरू किया था, वापस से मैं यहीं आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण ही होता है बेटा। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, जैसे कि 2 मीटर चली तो ये 2 मीटर क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब पॉजिटिव कब होगा, मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, ए से बी पर गई, तो ए से बी पर जाने पर मैंने कितना विस्थापन तय किया, इसी दिशा में, इसी दिशा में, जिस दिशा में मेरी वस्तु गति कर रही है, जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में मैं विस्थापन गणना कर रही हूँ। जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसी में ही आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो पॉजिटिव होगा, तो 3 आएगा। अब क्या है कि मेरी वस्तु, मैं यहाँ से यहाँ तक चली हूँ, यहाँ से यहाँ तक चली हूँ, और मुझे बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। मतलब जिस दिशा में तुम्हारी वस्तु गति कर रही है, तुम विपरीत दिशा में अगर उसे गणना करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आ गई बात समझ में। तो इतना याद रखना है कि आपका विस्थापन 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, दूरी का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न का उत्तर करिएगा सभी बच्चे। किसी पिंड का विस्थापन 0 है, इसके द्वारा तय की गई दूरी का मान बता दो, क्या होगा। बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही क्या है,
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, तो तुमने यहाँ से शुरू किया, वापस घूम फिर के यहीं आ गए, चाहे तुम 1000 किलोमीटर चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस से वहीं आ गए, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, आंसर करिएगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, किसी भी वस्तु का विस्थापन 0 है, तो दो कंडीशन। विस्थापन 0 कब होता है कि मैडम मैं यहाँ हूं, ए से बी पे गया और वापस बी से घूम के ए पे आ गया, तो मेरा विस्थापन 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि विस्थापन की परिभाषा ही है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, इसलिए 0 हो गया। तो किसी पिंड का विस्थापन अगर 0 है, तो क्या इसके द्वारा तय की गई दूरी 0 हो सकती है क्या? तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये, इसमें क्या तुम्हारी दूरी 0 है क्या? मान लो मैं यहाँ 1 मीटर चली, यहाँ मैं 2 मीटर चली, तो दूरी तो मेरी 3 मीटर आ रही है। दूरी मेरी डिस्टेंस कितनी आ रही है? डिस्टेंस 3 मीटर आ रही है और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन पढ़ो। क्या दूरी आपकी 0 हो सकती है? 0 नहीं है। 0 है, 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बताओ क्या हो सकता है? विस्थापन अगर 0 है तो आपकी दूरी 0, मान लो मैं यहीं हूं, यहीं पर हूं, और मान लो मैं हिली नहीं, मैंने मोशन ही नहीं करा, मैं यहीं की यहीं हूं, है ना, बिना मोशन के, तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और आपका क्या हो सकता है? दूरी, क्या आपकी दूरी यानी कि डिस्टेंस, वो भी 0 हो सकती है। तो ये कब हो सकता है? जब वस्तु गति ना करे। तो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या ये सही है? सारी कंडीशन आपको लेके चलना है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लेना कि कैसे हुआ। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ कहीं कहा है क्या कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, कोई पिंड मोशन कर रही है, ऐसा कुछ बोला है क्या? हो सकता है वो स्टेबल हो, स्थिर हो, या हो सकता है वो गति भी कर रही हो। तो दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, या तो वस्तु आपकी स्टेबल हो, गति नहीं कर रही हो, या फिर वस्तु आपकी अगर गति कर रही हो तो आपकी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन 0 हो सकता है। दो कंडीशन है ना, दोनों में विस्थापन 0 कौन कौन सा हो सकता है? अगर वस्तु स्थिर है, मोशन नहीं कर रही है, स्टेबल नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ बोला थोड़ी प्रश्न में कि वस्तु गति कर रही है, तो दोनों होगा। 0 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर विस्थापन 0 है तो हो सकता है वस्तु तुम्हारी गति कर रही हो, तो ये वाला केस होगा, और हो सकता है तुम्हारी जो वस्तु है वो गति नहीं कर रही हो, तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ नहीं कहा है हमें कि जो वस्तु है वो गति कर रही, मैंने कहा दूरी 0 तभी होगी जब वस्तु स्थिर है। किस कंडीशन में डिस्टेंस 0 होती है? जब वस्तु गति नहीं कर रही, मोशन नहीं करेगी। यहाँ कुछ बोला है क्या प्रश्न में वस्तु गति कर रही है? यहाँ तो बोला है विस्थापन 0। अब विस्थापन दो केस में 0 हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, वस्तु चल नहीं रही है, उस केस में तो दूरी आपकी 0 ही होगी, और अगर वस्तु चल रही है तो उस कंडीशन में आपकी ये क्या हो जाएगा? 0। कैन नेवर बी, वो गतिमान वस्तु के लिए है बेटा, वो गतिमान वस्तु के लिए दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस कांट बी 0 फॉर मोशन, या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा, उस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस कांट बी 0। दूरी कभी भी 0 उस कंडीशन में नहीं हो सकती जिस कंडीशन में अगर आपकी वस्तु गति कर रही, अगर स्थिर है तो दूरी 0 होगी ना। कहाँ चला? वहीं का वहीं तो बैठा है। हाँ, तो मैंने ही पढ़ा है। मैंने क्या लिखा बेटा? चलो, कहाँ लिखा है मैंने? कहाँ है परिभाषा? इसको आप ऐसा कर लो, दूरी कभी भी 0 नहीं होती गतिमान वस्तु के लिए, गतिमान वस्तु के लिए।
अगर वस्तु गति कर रही है तो दूरी जीरो नहीं होगी, लेकिन अगर वस्तु स्थिर है तो दूरी जीरो होगी कि नहीं होगी, है ना। चलो बहुत अच्छे समझ गए। और किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस वाले क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कंसेप्चुअल होते समझ में नहीं आते। निम्न में से विस्थापन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? विस्थापन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मुझे बता दो। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। विस्थापन परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों व्यक्त करता है, दोनों चाहिए। सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। जी हाँ, सभी के सभी सही है मैम, सभी के सभी क्या हैं, करेक्ट है। बिल्कुल, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल, विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, दोनों चाहिए। दूरी में सिर्फ परिमाण मानते हैं, मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन नहीं। इसमें दोनों लेके चलते हैं। यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सभी के सभी करेक्ट है। बिल्कुल। चलो, एक व्यक्ति ए से बी तक 2 मीटर चला और बी से सी तक 4 मीटर चला, सी से ए तक 5 मीटर चला, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बता दो। एक व्यक्ति, मान लो पॉइंट ए है, ए से पॉइंट बी पर गया, कितना चला, ए से बी तक 2 मीटर चला। बी से मान लो सी तक, बी से सी तक 4 मीटर चला और सी से ए तक 5 मीटर चला। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों बता दो। डिस्टेंस भी बताओ कितनी है और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ कितना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, अगर न्यूमेरिकल आए तो। दूरी बता दो कितनी चली और विस्थापन बता दो कितना चला उसने, दोनों के मान बता दीजिए। बेटा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी अगर वस्तु गतिमान अवस्था में, गतिमान मोशन, ये ध्यान रखो ना। क्यों नहीं समझ रहे आप? अगर वस्तु स्थिर है, अगर मैं यहीं की यहीं खड़ी तो बता दो मेरी दूरी कितनी है, तुम बता दो कितनी दूरी है, जीरो होगी कि नहीं होगी? अगर मैंने कुछ चला ही नहीं है, मैं यहीं की यहीं खड़ी हूँ, तो दूरी जीरो होगी। तो अगर स्टेबल है, स्थिर है, तो दूरी जीरो होगी। कांड बी जीरो का मतलब है मोशन के लिए, गतिमान वस्तु के लिए। चलो कैलकुलेट करा। जी हाँ मैम, कैलकुलेट करा। देखो पॉइंट ए से बी तक गई 2 मीटर चली, बी से सी तक गई 4 मीटर चली, सी से ए तक गई 5 मीटर चली। तो मेरी दूरी कितनी हो गई, मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 4 9 10 11 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, वापस वहीं की वहीं आ गई मैं, सारी दुनिया घूम ली, वापस अपने घर आ गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो राइट आंसर आएगा 11 और 0 मीटर। कहो समझ में आया कि नहीं आया? आया? जिसको नहीं आया वो पूछ ले। विस्थापन की परिभाषा ये बेटा कि आखिरी और प्रारंभिक बिंदु, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की मिनिमम छोटी से छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट रॉन्ग हो गया क्या, बता दो। क्या ये आया मैथ्स मत करने बैठो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, कौन सा ट्रायंगल है वो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, अभी हमारा ध्यान इधर होना चाहिए। चलिए, एक लड़का 70 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार ट्रैक के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ रहा है, उसका विस्थापन बता दो। ट्राई करें, किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम तक सबके सिलेबस थोड़े थोड़ा चलते रहेंगे। जो नए बच्चे हैं वो रिकॉर्डेड सेक्शन से अपना रिवीजन बेच के, रिकॉर्डेड सेक्शन से अपने बचे हुए बायोलॉजी अगर नहीं करिए और बचे हुए केमिस्ट्री अगर नहीं करिए तो वो कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन में जो रिकॉर्डेड क्लास है वो टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, जो बचे हुए टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें रिवीजन बेस से। एक लड़का कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, सेमी सर्कुलर ट्रैक, सेमी सर्कुलर मतलब कि अर्धवृत्त, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कुलर।
70 मीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्ताकार, मतलब इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है? 70 मीटर है। आर कितनी दे के रखी है? 70 मीटर है। अब क्या बोल रहे हैं? एक छोर, मतलब यहां से चलना शुरू किया तो यहां पर खत्म हुई उसकी यात्रा, मतलब ए से बी पर। तो एक छोर से दूसरे छोर, एक एंड से दूसरे एंड तक उसने कितना विस्थापन तय करा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा है बेटा मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बिंदु जहां से उसने यात्रा शुरू करी थी और जहां पर उसने खत्म करी के बीच की कम से कम दूरी, कम से कम दूरी। आप विस्थापन बोलोगे, विस्थापन बोलोगे तो देखो यहां से अगर मैं यहां चल के आऊंगी तो थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये मेरा विस्थापन नहीं होगा। सबसे कम कौन सा रास्ता सबसे छोटा मिलेगा? शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? सबसे छोटा रास्ता यही हो सकता है मैडम। डायरेक्ट घूम के ना जाओ, डायरेक्ट चले जाओ, तो विस्थापन कितना होगा? देखो रेडियस 70 है, तो ये भी रेडियस है, ये भी 70 होगी, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, डी हो गया। पूरा का पूरा आपका ये यहां से यहां तक क्या हो गया? डायमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? डायमीटर हुआ ना? तो त्रिज्या का दुगना कर दो, त्रिज्या का डबल कर दो तो डायमीटर आ जाता है ना? तो डबल कर दो, कितना होगा? त्रिज्या 70 दे के रखिए, रेडियस 7 दूना 14, तो ये डायमीटर जितना आपका दिया है उतनी ही वो दूरी तय करेगा, तो 140 हो जाएगी। कहो आया कि नहीं आया समझ में? सी, हाँ कितना आएगा? सी आएगा। ये छोटे देखो, ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल इस लेवल के ही आते हैं। ऐसे ही पूछ लेंगे, या तो सर्कल का पूछ लेंगे या सीधी लाइन का पूछ लेंगे, और एक आधा क्वेश्चन आएगा उस टाइप का पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कार 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगा रही है। एक कार है, एक वृत्ताकार पथ पर रास्ते पर चक्कर लगा रही है, तो इसकी दूरी और विस्थापन बता दो कितना होगा? चक्कर लगा रही है ऐसे, फिर वापिस ऐसे आ जाएगी यहाँ, फिर वापिस ऐसे आ जाएगी यहाँ, तो इसकी आपको दूरी बताना है और विस्थापन बताना है कितना आएगा। डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। बताओ। तो मैडम अगर मान लो मैं ये एक पॉइंट ए है, अब चक्कर लगाने का मतलब क्या? वही पूरा गोल गोल घूम रहा है, राउंड राउंड राउंड। तो मान लो उसने पॉइंट ए से शुरुआत करी, वापस पॉइंट ए पे आ रहा है मैडम, वापस पॉइंट ए पे आ रहा है, वापस पॉइंट ए पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। घूम फिर के वापस वहीं आ गए, 0 डिस्प्लेसमेंट। आखिरी और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, है ना? क्या समझ में नहीं आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दिमाग में फिट कर लो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी तुम्हें निकालना है, मिनिमम, कम से कम। तो बेटा यहीं से शुरुआत करी थी, अब वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो चक्कर लगाएगा तो वापस यहाँ से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर वापस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसी को तो चक्कर लगाना बोलते हैं, राउंड राउंड करना बोलते हैं। तो वापस यहीं आ गए, विस्थापन 0 हो गया। अब दूरी, दूरी मैडम पूरा एक सर्कल घूम रहा है, एक सर्कल, मतलब ये यहाँ से चलना शुरू किया, एक वृत्त घूम लिया पूरा और यहाँ आके उसकी यात्रा खत्म हुई। मान लो एक ही चक्कर लगाया, क्या बोल रहा है? एक ही चक्कर लगाया, बहुत ज्यादा चक्कर तो लगाया ही नहीं, एक ही चक्कर लगा रहा है। यहाँ से शुरू करा, वापस यहाँ आ गया, एक चक्कर लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करेगा? ये पूरा सर्कल है। ये क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। परिधि क्या है? बेसिक आपको मैथ्स पता होना चाहिए। परिधि किसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं? पूरा एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस यानी कि दूरी हम चलते हैं, ये आपकी परिधि कहलाती है, जो कि 2 पाई r होती है। हमने फॉर्मूला कई बार रटे,
वृत्त की परिधि का सूत्र बता दो, 2 पाई आर। तो इतनी तो दूरी चलेगा वो, एक परिधि के बराबर ये वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो 2 पाई आर लगा दो, 2 पाई आर लगा दो। त्रिज्या आपको 7 मीटर दे के रखी है, 2 पाई आर लगाओगे तो 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होती है। आर का मान 7 दे रखा है, 7 से 7 काट दो, कितनी चली? 44। 44 मीटर तो इसकी दूरी होगी और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि वहीं पर आ गया वापस से घूम फिर के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? आया कि नहीं आया समझ में? तो दूरी और विस्थापन आपको डेफिनेशन वाइज ही क्वेश्चन करने, कुछ नहीं करने हैं। जो भी क्वेश्चन दिया उसमें मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कम से कम दूरी निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और कितना रास्ता उसने तय करा यात्रा के दौरान, कितना ट्रेवलिंग करा है, वो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक आदमी 3 मीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। तो पहले तो डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। ये पूर्व होता है यानी कि ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये आपका दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है, ये 4 दिशाएं। ये 4 दिशाएं आपको पता। अब बोल रहे हैं एक आदमी 3 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर 3 मीटर जा रहा है। देखो अब यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ डायरेक्शन बोल रहा है पश्चिम की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन 3 मीटर पश्चिम की ओर गया और फिर 4 मीटर दक्षिण की ओर गया, 4 मीटर दक्षिण नीचे साउथ की तरफ गया। इसके विस्थापन का परिमाण बता दो। अब यहां से यात्रा शुरू करी थी मैडम और यहाँ पे इसने अपनी यात्रा खत्म कर दी, तो बता दो कि विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो मैडम, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तुम जाओगे तो 3 और 4 3 7, 7 मीटर यहाँ से यहाँ, तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये रहेगी। ये क्या रहेगी आपकी? विस्थापन क्या होता है? कम से कम दूरी। ये होगी, क्या होगी आपकी? ए बी होगी। ए बी आपका क्या होगा? विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। निकाल लो, क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो क्या करते हैं? कर्ण, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो, कर्ण का वर्ग कर दो यानी कि ए बी का स्क्वायर कर दो, बराबर बेस यानी कि आधार का वर्ग कर दो, बराबर लंब का वर्ग कर दो। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25 आएगा यानी कि तुम्हारा ए बी कितना आ जाएगा? √25 यानी कि 5। राइट आंसर कितना होगा? सी। बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही। तो देखो क्वेश्चन क्या है, या तो सर्कल का पूछते हैं या ऐसा ट्रेंगल वाला पूछेंगे या सीधी लाइन वाला पूछ लेंगे, और ज्यादा वैरायटी यहाँ क्वेश्चन की नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि किसी वस्तु का स्थान बदल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, यदि किसी वस्तु का स्थान बदल रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में सही बात बता दो। अगर किसी पार्टिकल की लोकेशन चेंज हो रही है, मतलब वो गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ बताना है। दोनों शून्य नहीं हो सकते क्या? बता दो। कोई सी भी वस्तु अपनी पोजीशन चेंज कर रही है भाई, पोजीशन चेंज यहाँ पर हो रही है, तो क्या बता दो? या फिर वस्तु वापस यहीं आ गई हो घूम फिर के, अपनी स्थिति बदली है उसने, अपनी जगह चेंज करी है, तो क्या दोनों शून्य नहीं हो सकते क्या? ऐसा नहीं है मैडम, हो सकता है डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस तो 0 नहीं रहेगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका
जीरो हो जाएगा। हो सकता है वो पॉइंट ए से गई, घूम फिर के वापस ए पे आ गई, मतलब अपनी जगह चेंज करी, तो दूरी जीरो नहीं होगी लेकिन विस्थापन जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो हो सकता है, ध्यान से, विस्थापन दोनों शून्य हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी इस केस में। ये वो वाला केस है जो आप बोल रहे हो कांट भी जीरो। एक शून्य हो सकता है वन में भी, अब ये नहीं बताया कौन सा वाला। एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा क्या? एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा क्या? अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तो कभी भी जीरो नहीं होगी, ये तो फिक्स हो गया मैडम। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। दोनों तो शून्य नहीं हो सकते, ये भी ठीक है। दोनों शून्य हो सकते हैं क्या? ये तो गलत है भाई, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, गलत। एक शून्य हो सकता है क्या? अब एक में तुम्हें बताया थोड़ी ना कौन सा, हाँ एक शून्य हो सकता है कोई सा भी। राइट आंसर हम ऑप्शन ए पे जाएंगे, हमारे ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर देंगे, ऑप्शन ए के हिसाब से आंसर देंगे। जो बच्चे सी को टिक कर रहे हैं कि मैडम वन में भी जीरो, अब वन में भी जीरो ठीक है, लेकिन कौन सा वाला शून्य हो सकता है? क्या दूरी शून्य हो सकती है ना? वैसे ये करेक्ट ऑप्शन बैठना चाहिए, लेकिन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो हम यही बोल सकते हैं। ये कंडीशन बिल्कुल फिट है, दोनों जीरो नहीं हो सकते, है ना? ये तो गया, ये तो बिल्कुल गलत है और ये भी बिल्कुल गलत है। अब बचा ऑप्शन ए और सी, दोनों शून्य नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक चली होगी, ए से पॉइंट बी पर गई होगी, अगर मैंने अपनी जगह चेंज करी तो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, दूरी तो जीरो कभी होगी नहीं क्योंकि गति कर रही है वस्तु। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं वापस वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो कांड भी जीरो या वन में भी जीरो, दोनों सही है। हाँ, ऑप्शन थोड़े ऐसे हैं अजीब से कि आप कहो तो मैडम ये भी सही है और ये भी सही है, बाकी दोनों तो गलत है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। मोशन में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना? कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हम ऑप्शन ए पे ही जाएंगे, कांट भी जीरो। मोशन में कभी भी दूरी जीरो नहीं होगी अगर गति कर रही है तो। दोनों पे टिक कर लो। वैसे क्वेश्चन में ऑप्शन ए ज्यादा फिट बैठ रहा है क्योंकि यहाँ हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कौन सा। हाँ एक जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। ठीक है, चलो। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। किसका पूछा है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? हमेशा एक के बराबर ही होगा क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? हमेशा एक ही आएगा क्या? तो ये गलत है। इसके लिए बताऊं आपको, इसके लिए देखो, अगर मान लो ए पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं बी पे गई और वापस मैं बी से ए पे आ गई, तो आपकी दूरी तो पॉजिटिव होगी, दूरी का मान तो कुछ ना कुछ होगा, धनात्मक मान होगा। लेकिन यहाँ पर आपका विस्थापन कितना हो गया है? आपका विस्थापन वापस से जीरो हो गया, तो जीरो मान आएगा। हमेशा एक के बराबर तो आएगा ही नहीं, हमेशा एक नहीं होता, जीरो हो सकता है क्या? हाँ, इसका रेशो, क्योंकि कभी कभी विस्थापन जीरो हो जाएगा लेकिन दूरी का मान कुछ ना कुछ रहेगा, तो इस केस में आपका विस्थापन जीरो भी हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं हमेशा एक होगा क्या? गलत है। हमेशा एक होगा क्या? गलत है। हमेशा एक नहीं होगा, जीरो भी हो सकता है। दूसरा, हमेशा एक से कम होगा क्या? अगर विस्थापन ऋणात्मक है, अगर विस्थापन ऋणात्मक है और दूरी तो हमेशा धनात्मक ही होगी, अगर वस्तु गति कर रही है तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। तो क्या हमेशा ऋणात्मक ही रहता है? नहीं, हमेशा ऋणात्मक भी नहीं रहेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमेशा एक से अधिक होगा क्या? ऐसा भी नहीं है, जीरो भी तो हो सकता है मान, तो ये भी गलत है। एक के बराबर या उससे कम हो सकता है, एक के बराबर या उससे कम। देखो एक आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है या ऋणात्मक आ सकता है,
विस्थापन के हिसाब से। ठीक है, विस्थापन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, धनात्मक रहती है। ठीक है, गति कर रही, गतिमान वस्तु की बात कर रही हूं मैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आपका अनुपात 0 आ सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, विस्थापन भी धनात्मक है, दूरी भी धनात्मक है, तो अनुपात आपका 1 आ जाएगा। तो हमेशा अनुपात -1 ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, यानी कि 1 के बराबर आ सकता है या उससे कम आ सकता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हुआ बेटा? ऑप्शन डी जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल जेना जी, जो आपने लास्ट में रिप्लाई दिया बिल्कुल सही बेटा। चलो, निम्नलिखित में से किस गति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होगा? चली गई दूरी और विस्थापन, कौन सा ऐसा केस है जिसमें दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं? बता दो। कौन सा केस होगा जिसमें तुम्हारी दूरी और विस्थापन बराबर आएंगे? यदि कार वृत्ताकार सड़क पर चल रही है, यदि कार वृत्ताकार सड़क पर चल रही है ऐसे, तो बेटा इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और दूरी धनात्मक होगी। गया ये तो, मतलब वृत्ताकार में कभी भी आपके डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं आएंगे। अगर एक चक्कर लगा रही है, गोल गोल घूम रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हर बार 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो गई। यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वही बात हो गई, ये भी नहीं होगा। अगर कार सीधी रेखा में चल रही है, अगर कार सीधी रेखा में चल रही है, जी हाँ, मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरी कार गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरी कार गई, 2 मीटर गई, तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर होगा, विस्थापन भी 2 मीटर होगा और दूरी भी क्या होगी? 2 मीटर होगी। तो हाँ, सीधी सड़क पर अगर कोई वस्तु चल रही है, गति कर रही है कार, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। जी हाँ, यदि पेंडुलम, अब पेंडुलम के केस में पेंडुलम तुम्हारा इधर से इधर मोशन करेगा, पेंडुलम तुम्हारा ऐसे मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, इधर जाता है, इधर से वापस ए पे आ गया, तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। ऐसे गया वापस आया, कुछ ना कुछ तो उसने चला है, डिस्प्लेसमेंट वापस वहीं आ गया, तो इस केस में भी 0 हो सकता है। तो पेंडुलम हो, वृत्ताकार गति हो, इन केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। दोनों बराबर कभी नहीं आएंगे। बराबर कौन से केस में आ सकते हैं? अगर सीधी रेखा में आपकी गाड़ी चल रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेंडुलम में भी बेटा यहाँ मान लो ए से चालू करा, वो बी पे गया, लेकिन पेंडुलम ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही करके रुक जाएगा, वापिस आता भी तो है, वापिस आएगा ए पे। तो पेंडुलम के केस में दोनों इक्वल नहीं आएंगे, 0 हो सकते हैं। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट है। चलिए, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज, किसकी परिभाषा है ये? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को तुम क्या कहोगे? किसकी परिभाषा है? वेग की परिभाषा है या गति की परिभाषा है, चाल की है या त्वरण की है या विस्थापन की परिभाषा? तो विस्थापन की तो हम देख चुके हैं, विस्थापन है ही नहीं मैम। बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है मैडम चाल, बिल्कुल सही। काहे काहे वेलोसिटी पे टिक कर रहे? वेलोसिटी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है, विस्थापन बटा समय वेग होता है, और दूरी बटा समय आपकी स्पीड होती है, चाल होती है। ठीक है, स्पीड होगी ना कि वेग, छोटी छोटी सी बातें। चलिए तो हम चाल देख लेते हैं, चाल क्या होगी? स्पीड, किसी पिंड द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम कहते हैं क्या? स्पीड। यानी कि
पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी। पर्टिकुलर टाइम में तुमने कितनी दूरी तय करी है वो आपकी स्पीड होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्पीड का फॉर्मूला हो गया, यानी कि चाल का, जो कि आपने गणित में बहुत सारा यूज करा है, मैथ्स में इसको डीप में हमने मैथ्स में पढ़ा है। जिसको स्पीड से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने हैं वो मैथ्स का स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला चैप्टर कर लेना, क्योंकि वहां के क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेम टू सेम है। एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालना, ये सब आपका मैथ्स में हमने डिटेल में पढ़ लिया। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो पर्टिकुलर टाइम में तुमने कितनी दूरी तय करी है वो तुम्हारी स्पीड होगी, यानी कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चलो इसका आंसर करो जरा। एक कार 5 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की मुझे चाल बता दो, गति बता दो, या चाल बता दो। गति भी बोल दे तो तुम देख लेना क्या दिया है, दूरी दे के रखी है तो चाल निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट दे के रखा होता तो वेग निकलता। न्यूमेरिकल का आंसर करो सभी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस थी मेरी 900, टाइम था मेरा कितना, कहाँ गया, 5 घंटे। तो किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करूं? 1 किलोमीटर में मैडम 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का गुणा कर दूंगी, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 में कितने होंगे, 3600 का गुणा कर दूंगी, बस सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा 5/18, या तो डायरेक्ट 5/18 कर दो, या डायरेक्ट 5 डिवाइड बाय 18 कर दो, तो ये 5 से 5 कैंसल, 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड। आया, किसी का आया 50? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैथ्स में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें जरा, क्या आएगा। नहीं आया। यदि कण द्वारा तय की गई दूरी समय के संबंध में बदलती है और 10 टी स्क्वायर मीटर्स के रूप में दी गई है, तो इसकी तात्कालिक गति बताओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं, ताक्षणिक या तत्कालिक गति कैसे निकाली जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाती है। बिल्कुल, कैसे निकाली जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर आपका x क्या होगी, उस कण की स्थिति, पोजीशन आपको क्वेश्चन में हमेशा देंगे, वो किसी भी वस्तु की स्थिति देंगे कि वो वस्तु है कहाँ, उसका आपको एक समीकरण दिया जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन दी जाएगी, उसका तुम्हें क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि d/dt समय के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, यानी कि चाल आ जाएगी, ताक्षणिक चाल या तत्कालिक चाल आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। स्थिति आपको प्रश्न में हमेशा दे रखेंगे, उसका आपको करना है अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है समय के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी वस्तु की स्थिति है उसका डिफरेंशिएशन अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो जिनका आंसर आया वो मैच करो। आपको कण की पोजीशन दे के रखी है बेटा, कितनी दे के रखी है, 10 टी स्क्वायर दे के रखी है, स्थिति आपको दे के रखी है, पोजीशन आपको यहाँ पर दे रखी है। आ जाते हैं प्रश्न कभी कभी और हम फिर अटक जाते हैं, है ना। अब इसका अवकलन कर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d/में dx कर दो, d/में dt कर दो, dx/में dt, यानी कि d/में dt समय के सापेक्ष इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। आप जानते होंगे, जो नहीं जानते वो लिख ले सूत्र कि dx की पावर n dt अगर हम करते हैं,
यानी कि किसी भी घात का, किसी भी पावर का अगर हम अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो घात आगे आ जाती है और एक घात माइनस हो जाती है। ये होता है अवकलन, ये होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो 10 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। हम इसका अवकलन ऐसे करते हैं, t की घात 2 पावर 2 आगे आ जाएगी, यानी कि 10 इंटू 2 हो जाएगा। और इस t में से एक माइनस कर दोगे, जो घात है उसमें से एक माइनस कर दोगे, तो क्या होगा? 10 दूना 20 और t की पावर 1 यानी कि t 20t आएगा आंसर। 20t, ऑप्शन डी जिन बच्चों का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस शब्द जब भी आए, ताक्षणिक या तत्कालिक शब्द जब भी आए, तो आपको करना है डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे भी पूछ लेते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए और कुछ नहीं। और बस ये एक सूत्र याद रखना है डिफरेंशिएशन का, समाकलन, अवकलन का, सॉरी। कुछ नहीं बेटा, आपको पोजीशन देंगे प्रश्न में। जैसे यहाँ पे 10t² दिया है, क्या बोल रहा है कि यदि कण द्वारा तय की गई दूरी समय के संबंध में इस तरह से बदल रही है, मतलब स्थिति बता रहे हैं कण की, तो पोजीशन आपको दे रखी है प्रश्न में, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो स्पीड निकल आती है। क्या निकल आएगी? स्पीड निकल आएगी, यानी कि चाल निकल आएगी। बस डिफरेंशिएशन करना है, घात पावर आगे लेकर आनी है, तो 10 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का ही होता है, अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना। चलो 20t आएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो न्यूमेरिकल थे, जो ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ से यानी कि प्रश्न ऐसे आते हैं। अब हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला देखो, ऐसा यूनिट निकालना है या MLT सूत्र निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के नहीं निकालोगे। ऐसा यूनिट मुझे निकालनी है, तो मैं जानती हूँ कि मेरी जो चाल है वो दूरी बटा समय होती है। क्या होती है? दूरी बटा समय होती है। तो दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है मैडम? मीटर होता है। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है मैडम? सेकंड होता है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट आएगी। सीजीएस यूनिट पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, दूरी को हम सेंटीमीटर में लिख देंगे और समय आपका मिनट सेकंड ही चलता है, समय सेकंड ही चलता है। सीजीएस यूनिट में आपका समय जो है, सीजीएस में आपका जो टाइम है यानी कि समय है, वो सेकंड ही चलता है। सीजीएस का फुल फॉर्म ही है क्या? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो समय आपका सेकंड में ही चलता है। ठीक है, चलो स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे पता चला मैडम कि ये एक अदिश राशि है? कैसे पता चला? तो इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब तुम्हारी दूरी भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, तो दोनों का अनुपात भी क्या आएगा? अदिश राशि आएगा। मतलब हमें चाल में कोई भी दिशा को मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण यानी कि वैल्यू चाहिए रहती है हमें। तो ध्यान रखना, आपकी स्पीड, चाल क्या है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैडम? विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है? तो विमीय सूत्र हम लिखते हैं MLT के फॉर्म में। द्रव्यमान के लिए हम कैपिटल M लिखते हैं, जहां लंबाई की बात होगी उसके लिए हम L लिखेंगे, जहां समय यानी कि टाइम की बात होगी वहां पर हम T लिखेंगे। MLT के फॉर्म में MLT फॉर्मूला बोल दो या डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र हमें अगर मान लो लिखना है, तो ऊपर तो है मैडम दूरी, और दूरी यानी कि लंबाई, लेंथ है ना, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? L लिख देंगे। तो ये मैंने L की घात 1 लिख दिया। अब नीचे टाइम है, टाइम की पावर डिवाइड करके 1 लिख दूंगी। टाइम को ऊपर लाएंगे तो इसकी घात माइनस हो जाती है। किसी की भी पावर अगर ऐसी है तो इसको अगर मुझे ऊपर लाना है तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। ये सर्ड एंड इंडाइसेस का सूत्र है, करनी और घातांक का एक सूत्र है कि कोई सी वस्तु नीचे है डिवाइड में, उसको आपको ऊपर लाना है तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, जो भी उसकी पावर है अपोजिट हो जाएगी।
यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाती। ठीक है, तो MLT सूत्र क्या आएगा? अब यहाँ पर द्रव्यमान तो है ही नहीं, हम दूरी में द्रव्यमान की बात करते ही नहीं है, सिर्फ लंबाई की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं। तो L की पावर 1 और T की पावर -1 और द्रव्यमान नहीं है तो M की पावर 0 कर देंगे। ठीक है, तो जी हाँ, ये होता है MLT फॉर्मूला। M की पावर 0 होगा, घात 0 होगा, L की घात 1 होगा, T नीचे था ऊपर लेके आए माइनस हो गया। ठीक है, चलो चलिए, ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओडोमीटर इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट? स्पीड, डायरेक्शन, डिस्टेंस या वेलोसिटी। क्या मापते हैं ओडोमीटर से? ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि ओडोमीटर से हम दूरी मापते हैं, डिस्टेंस मापते हैं। डिस्टेंस मापी जाती है, दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। ठीक है, चलिए जरा आपको लिख लेना, नोट्स तो मिलेंगे। ओडोमीटर का उपयोग करते हैं हम कार में, कार या किसी वाहन के द्वारा चली गई दूरी लगा होता है कि कितनी दूरी चली है, मीटर लगा होता है ना वाहनों में, वो दूरी बताता है, वो ओडोमीटर कहलाता है। और जो आपके व्हीकल की यानी कि आपके वाहन की चाल बताएगा उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर ये कार की चाल बताता है और ये आपके कार की या आपके वाहन की दूरी बताता है। दूरी और चाल, दूरी के लिए ओडोमीटर, चाल के लिए स्पीडोमीटर। ये देखो, ये यहाँ दिख रहा है, इतनी दूरी चली ओडोमीटर। ये यहाँ दिख रहा है कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड चल रही है अभी, यहाँ 0, 20, 40, 80 के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ओडोमीटर और ये आपका स्पीडोमीटर जो आपके वाहनों में लगा रहता है। चलिए, किसी वाहन की ताक्षणिक गति को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बता दो। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल। स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, ओडोमीटर या अमीटर, किसका उपयोग करेंगे? अब ये इतनी सारी डिस्कवरी मत पढ़ो, मुझे तो नहीं पता, आपको अगर पता करना तो आप नेट पे देख लेना। वैसे ऑलरेडी बहुत लोड है बेटा, क्या पढ़ना है, जो चीज़ आती परीक्षा में वो पढ़ो ना। अरे 40 तो नॉर्मल है, 40 पे ही चलाओगे क्या हमेशा गाड़ी? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर अगर स्पीड मापना है इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी भी टाइम पर अगर आपको स्पीड मापना है स्पीडोमीटर का यूज कर लेना। चलिए, चल रही कार की गति निर्धारित करने के लिए सैन्य पुलिस द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? या फिर जो भी है, आजकल तो बहुत सारे वेरिएशन आ गए, चेंज आ गए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मिलिट्री पुलिस के द्वारा टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रनिंग कार या व्हीकल? एक प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं, कोई सी कार निकल के जा रही है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं पुलिस हूँ, मुझे उस कार की स्पीड चेक करना है, तो क्या यूज करूंगी? रडार गन, इसको बोलते हैं रडार गन। रडार गन यूज की जाती है, फटाक से रिफ्लेक्ट होके आ जाती कितनी स्पीड है, रडार गन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, वायु में ध्वनि की गति बता दो। वेरी रिपीटेटिव एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु और लाइट की स्पीड याद रखना है आप सभी को। गति, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज कितनी है? 320, 343, 500 या 60? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज कितनी है? 343.2 मीटर पर सेकंड फिट बैठ रही है मैडम हमारे डाटा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, जरा स्पीड याद रखना, इन तीनों की स्पीड पता होनी चाहिए। किस किस की? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तुम जानते हो मीटर पर सेकंड क्यों लगाया? इसकी एसआई यूनिट है ना। और ये देखो देखो, रेंज वेरी हो सकती है लेकिन अपनी रेंज मैच कर लेना। साउंड की 344 भी लिखी होगी कहीं ना कहीं और 332 भी लिखी होती है, तो तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से अपना ऑप्शन मैच कर लेना, अपना आंसर मैच कर लेना। अब यहाँ पर हमें क्या दिया था? 343,
332 या 344, 344 उसके बीच में यही आ रही है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं? या तो ये या ये, इससे नीचे नहीं। मीटर पर सेकंड में लिखना है क्योंकि स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अभी हमने निकाली कैसे? एयर जेट, एयर जेट की स्पीड भी याद रखना। एयर जेट जो होते हैं, जेट विमान, वो बहुत फास्ट 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। हाँ हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी मौर्य जी। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इज, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति बता दो कितनी है मैडम? 3 × 10⁸8। अब ये -8 में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे हमारा जो एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है, उसका हिस्सा बनना चाहते, जुड़ना चाहते, वो जुड़ सकते हैं। रिवीजन बैच में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। टेक्निकल वाले बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। रिवीजन बैच में हम MCQs करवा रहे हैं, थ्योरी भी रिवाइज करवा रही हूँ, MCQs इंपॉर्टेंट वो भी हम यहाँ पर थ्योरी की हेल्प से रिवाइज कर रहे हैं। तो दो चीज़ एक साथ आपकी रिवीजन बैच में हो रही है, थ्योरी भी और MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs भी, कंसेप्चुअल और जो नॉर्मल हमारे रिपीट होते हैं वो सारे MCQs हम उस बैच में कर रहे हैं। जो हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। बैच का प्राइस बहुत कम है, 399। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं बता दूं कि जो फर्स्ट बैच लिखा होता है, आप जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, तो जो पहला वाला बैच है बेटा वही ज्वाइन करना है, कॉम्बो वाला बैच ज्वाइन करना है। ये और ये वाला नहीं ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि इस बैच में आपको ये वाला बैच और ये वाला बैच, दोनों बैच मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला भी कर लेंगे किसी दिन, एग्जाम से पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत के कुछ थोड़ी मिलने वाला है। आप चाहो कि बिना मेहनत के हमें मिल जाए? आपकी, मैं तो मेहनत करती हूँ, आपकी मेहनत भी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट दिखता है, ठीक है। चलिए, तो सभी रिवीजन करते रहिए, और जिनको स्कोर बढ़ाने हैं वो अपना वीक पॉइंट ढूंढो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, उस पर थोड़ा सा काम करें। टाइम मिला है तो उसका सदुपयोग करें, उपयोग करें और अपना स्कोर बढ़ाएं। कंपटीशन बहुत टफ है, कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, पासा पलट जाए। 100 क्वेश्चन आ गए तो थोड़ी बहुत बात बन सकती है, लेकिन 100 क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट और क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओ। टिक करके रट्टा मार के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।